हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रज्ञा त्रिपाठी और प्रस्तुत हूं मैं काव्य की ही एक अगले चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है कैदी और कोकिला। बच्चों, इस चैप्टर के जो राइटर हैं, जो कवि हैं, उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। और थोड़ा सा उनके बारे में समझ लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के एक गाँव में पैदा हुए थे और उनके गांव का नाम बाबई था। 1889 में उनका जन्म हुआ था और मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया था, यानी कि वो टीचर बन गए थे। और उसके बाद उन्होंने टीचिंग छोड़ने के बाद में वो धीरे धीरे संपादन के क्षेत्र में उतरे और फिर उसके बाद में वो एक देश सेवा की तरफ मुड़ गए और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को लेखन के लिए समर्पित कर दिया। तो इस तरीके से जो माखनलाल चतुर्वेदी जी थे वो देश से बहुत प्रेम करते थे और देश प्रेम देश का जो प्रेम है वो उनकी कविताओं में आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने जो बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जो रचनाएं हैं उनकी, उसमें उन्होंने देश प्रेम को काफ़ी हद तक उजागर किया है। वो एक बहुत ही सफल कवि होने के साथ साथ उन्होंने गद्य में भी अपना काफ़ी हद तक लेखन का कार्य किया हुआ है। उनकी बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे कि रचनाएं हैं, जैसे कि हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, समर्पण, माता, बहुत सारी रचनाएं हैं उनकी। और उनकी रचनाओं में त्याग, बलिदान, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये सारी चीज़ें, निर्भीकता, सच्चाई, संघर्ष झेलने का जो साहस है, उसकी भावना, तो ये सारी चीज़ें उनके काव्य में विद्यमान मिलेंगी आपको। और इसके साथ साथ वो मानवता को भी बहुत एक तरीके से प्रमुखता देते थे। मानवता की रक्षा के लिए उन्होंने आगे वो आए। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी अपनी कुछ कविताएं प्रकृति से रिलेटेड भी लिखी हुई हैं। कुछ कविताएं जो शुरुआत में लिखी थी वो भक्ति संबंधित भी थीं। तो इस तरीके से जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं उन्होंने चहुमुखी अपना जो काव्य है वो बनाया है। और उन्होंने हमेशा शुद्ध एक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उनके काव्य में संस्कृत के तद्भव, तत्सम शब्दों की प्रधानता होती है और अलंकार की बजाय, जैसे बाकी सारे कवि होते हैं कि वो अलंकारों का प्रयोग करते हैं अपने रचना में, लेकिन जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनकी रचनाओं में अलंकार की बजाय शुद्धता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अरबी फारसी के शब्दों का भी काफ़ी हद तक वो प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से उनका जो काव्य है, उनका जो भाषा है, वो भाव की तरफ ज़्यादा केंद्रित होता है। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है कैदी और कोकिला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो स्वतंत्रता आंदोलन को भी बहुत प्रमुखता रखते थे और इस चक्कर में कई बार उनको जेल में भी जाना पड़ता था। तो कई बार वो जेल में भी गए हैं कवि होने के साथ साथ। तो वहाँ पर जब आपको पता है कि स्वतंत्रता आंदोलन क्यों करना पड़ा था, क्योंकि हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था और वो बहुत क्रूरता से शासन करते थे हमारे ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ की जो जेलें थीं, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था तो जेलों में इतना ज़्यादा दुर्दशा थी उन लोगों की जो देश को प्रेम करते हैं या देश के प्रेम के लिए वो आगे आते हैं कभी भी। तो उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे चोरों को या लुटेरों को किया जाता है, उन्हीं के साथ उनको जेलों में डाल दिया जाता था। उनके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रूर व्यवहार किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस कविता में आपको देखने को मिलेंगी। तो जेलों की दुर्दशा का वर्णन किया है इस कविता में उन्होंने, कैदी और कोकिला में। और कोयल के माध्यम से, कोकिला का अर्थ होता है कोयल, तो कोयल के माध्यम से, क्योंकि कोयल जो होती है वो एक ऐसा पक्षी है जिसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है, तो कोयल की मधुर आवाज़ के माध्यम से उन्होंने पूरे देशवासियों के अंदर आंदोलन भरने का प्रयास किया, क्रांति लाने का प्रयास किया है। और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि उठो और जागो और देखो कि तुम्हारे देश में जो शासन कर रहे हैं वो
कितना ज़्यादा आतंक उठा रहे हैं हमारे देशवासियों के प्रति या देश के प्रति प्रेम करने वालों के प्रति। तो इस तरीके से ये क्रांति की कविता है, जिसमें जो कवि है वो जेलों की दुर्दशा का वर्णन करता है, क्योंकि जेल में ही है कवि। और कोयल एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ही मधुर आवाज़ रखता है अपने अंदर, तो उसकी आवाज़ सुनकर शायद लोग बहुत ज़्यादा सुनने को पसंद करेंगे, जिससे उनके अंदर क्रांति का भाव आ सकेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जो कोयल है उससे क्या कहते हैं। तो पंक्ति है कि क्या गाती हो। कोयल से प्रश्न है कवि का कि क्या गाती हो, क्योंकि जो कवि है वो जेल में है और कोयल की आवाज़ सुनकर वो कोयल से प्रश्न करता है कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कोयल से कहता है कवि कि हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर मंडरा कर यहाँ घूमकर बार बार क्या गाने का प्रयास कर रही हो। तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम कहना चाहती हो, लेकिन बार बार कहते कहते भी तुम रुक जाती हो, मतलब रह जाती हो, रुक जाती हो। कोकिल बोलो तो, कोयल मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। आगे कहता है कवि कि क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। आगे कहता है कवि कि आखिर तुम क्या प्रेरणा लेकर आई हो, क्या संदेश लेकर आई हो मेरे पास, तुम क्या बताना चाहती हो, किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो। कोयल तो मुझे स्पष्ट रूप से बताओ तुम किसका संदेशा लेकर आई हो। आगे कहता है कवि कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कहता है कि ये मैं उन दीवारों के घेरे में हूँ जहाँ की दीवारें बहुत ऊंची हैं और बहुत काली हैं, मतलब काली मीन्स अंधेरी हैं, मतलब वहाँ पर इतना अंधेरा है कि ऐसे ही डर लग रहा है, तो मैं वहाँ पर बंदी हूँ। और वहाँ पर डाकू चोर बटमार समझते हैं आप। बटमार का मीन्स होता है जो बटुआ मार देने वाला हो, अर्थात जो राहगीर चलते हुए जो लोगों की पर्स मार देता है उसको कहते हैं बटमार। तो डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, मतलब यहाँ पर डाकू चोर और जो बटमार आदि दुष्प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनका भी यहाँ पर निवास है। मुझे उनके मध्य में रहना पड़ रहा है, मुझे उन्हीं के बीच में रहना पड़ रहा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि कहता है कि यहाँ पर पेट भर भोजन भी नहीं मिलता जिससे कि आदमी जी सके, और मर भी नहीं पा रहा है, उसे मरने तक की सुविधा नहीं दी जा रही है, जिससे कि वो बस वो तंग आकर के वो अपनी जान भी दे दे, वो सिर्फ तड़प कर रह जा रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहता है ऐसा नरक जैसा जीवन जीने के लिए हमें विवश होना पड़ रहा है। ऐसा जीवन है जिसमें दिन रात इतना कड़ा पहरा है कि हमें कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। हम सांस भी लेते हैं तो उनमें भी ये जो हमारे जो गुप्तचर हैं जो हम पर निगरानी रखते हैं हर वक्त, वो देखे रहते हैं। तो ये शासन नहीं, ऐसा लगता है जैसे घोर अन्याय हो रहा हो। कवि कहता है शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तम माने होता है अंधकार, यानी कि ऐसा अंधकार घोर अन्याय चल रहा है, ये शासन है या क्या है समझ नहीं आ रहा है। आगे कवि कहता है हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर कहते हैं चांद को, क्योंकि हिम माने बर्फ़ होता है और चांद हमेशा शीतलता प्रदान करता है, इसलिए उसका नाम हिमकर भी है, यानी कि बर्फ़ को देने वाला चांद। तो कवि कहता है कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली। जो चांद है वो भी मुझे निराश करके चला गया है और रात भी पूरी तरीके से काली हो गई है। पूरा अंधकार है चारों ही चारों ओर, कहीं भी रोशनी दिखाई नहीं दे रही है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। अर्थात कहीं पर भी कोई आशा की या प्रेरणा का कोई केंद्र जो है, कोई बिंदु मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, यानी सारे दरवाजे मुझे बंद नज़र आ रहे हैं। आगे कहता है कवि कोयल से कि इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आली कहते हैं सखी को। तो कवि क्योंकि अकेला है और उसके साथी के रूप में उसे कोई नहीं नज़र आ रहा सिवाय कोयल के, क्योंकि वही एक है जो बोलकर उसका साथ दे रही है। तो कवि कहता है हे सखी कोयल,
तुम इस वक्त जब सारे लोग मुझे निराशा की तरफ भेज रहे हैं, मुझे चारों तरफ से सिर्फ निराशा ही निराशा लग रही है, तो इस वक्त तू क्यों जग रही है और तू लोगों को क्यों जगा रही है? इस समय कालिमा मई इसलिए कहा गया है क्योंकि कोयल का जो रंग होता है वो भी काला होता है, तो इसलिए कालिमा मई। तो कवि कहता है कि इस समय हे कोयल, तू क्यों जगी हुई है और तू औरों को भी क्यों जगा रही है बोल बोल करके, जबकि सारे लोग मुझे निराश करके चले गए हैं। चांद भी मुझे निराश कर चुका है। आगे कवि कहता है कोयल से कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से प्रश्न करता है कि अचानक से तुम्हारे मन में हुक क्यों उठने लगी है? क्या ऐसा हो गया है जिससे तुम्हारे कंठ से, तुम्हारे स्वर से एक हुक निकल पड़ी है? तुमने ऐसा क्या देख लिया? कोयल बोलो तो, किस तरह की वेदना है? वेदना मीन्स होता है कष्ट। बोझ वाली सी, कौन सा बोझ लिए हुए हो तुम जिसकी वजह से तुम चीख रही हो, तुम बोल रही हो, तुम चिल्ला रही हो? आगे कहता है कवि कि क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। ऐसा क्या तुम्हारा लुट गया है जो तुम रखवाली कर रही थी? मृदुल वैभव कहते हैं बहुत ऐसी संपदा, ऐसा धन संपत्ति जिसकी हम बहुत सुरक्षा करते हैं। तो कवि कहता है ऐसा किस संपत्ति की तुम सुरक्षा कर रही थी, रखवाली कर रही थी, जो तुम्हारा लूट लिया गया है, जिसकी वजह से तुम बोल रही हो? कोयल बोलो तो। आगे कहता है कवि कि क्या हुई बावली, प्रश्न पूछता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। तुम आधी रात को इस तरह क्यों चीख रही हो? आखिर तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कोयल बोलो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि किस दावानल, दावानल कहते हैं जंगल में लगी हुई आग को। आपको पता होगा कि जंगल जो है वो न केवल हरे भरे पेड़ों से बल्कि सूखे पेड़ों से भी बहुत ज़्यादा ओतप्रोत रहता है। सूखी पत्तियाँ और सूखी टहनियाँ भी बहुत सारी लगी होती हैं, पड़ी होती हैं जंगल में। और अगर जंगल में आग लग जाए तो वो इतनी तीव्र हो जाती है कि उसे बुझाना मुश्किल होता है। तो कवि कहता है क्या तुमने जंगल में कहीं लगी हुई आग को देख लिया है, जिसकी इतनी तीव्र ज्वाला देख ली है तुमने? ज्वालाएं हैं देखी, मतलब क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग की ज्वालाएं देख ली हैं बहुत तेज़ वाली, जिसकी वजह से तुम डर गई हो, तो तुम इसलिए चीख पड़ी हो? कोयल बोलो तो। बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी आज की क्लास में, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। अगला जो इसके आगे का पार्ट है, शेष भाग, वो हम कल पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।